हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के सभी कॉन्सेप्ट को वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में घर्षण लॉस होता है शून्य। ट्रांसफार्मर में घर्षण लॉस क्या आता है? शून्य होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 95 से 99% होती है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। स्थैतिक ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? स्थैतिक ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? स्थैतिक। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? एसी पर। जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम। जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम क्या है? H = I² RT। जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम क्या है? H = I² RT। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग व्यक्त किया जाता है किलोवोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग व्यक्त किया जाता है किलोवोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग व्यक्त किया जाता है किलोवोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर के शक्ति को व्यक्त किया जाता है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है किलोवाट में। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99%। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा? घटेगा। अगर वोल्टेज का मान घटेगा तो करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वोल्टेज का मान घटेगा तो करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी नियत रहता है। ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी नियत रहता है। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर में कॉइल बना होता है कॉपर का। ट्रांसफार्मर में कॉइल बना होता है कॉपर का। ट्रांसफार्मर में क्रोड बना होता है सिलिकॉन इस्पात का। ट्रांसफार्मर में क्रोड बना होता है सिलिकॉन इस्पात का। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल जुड़ा होता है मैग्नेटिकली। ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल जुड़े होते हैं मैग्नेटिकली। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो प्रकार होते हैं, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो प्रकार होते हैं, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में कितने कॉइल होते हैं? 2। अन्योन्य प्रेरण में कितने कॉइल होते हैं? 2। स्वप्रेरण में कितने कॉइल होते हैं? 1। स्वप्रेरण में कितने कॉइल होते हैं? 1। ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन सा प्रेरण होता है? स्वप्रेरण होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में डैश प्रेरण होता है, स्वप्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल होते हैं? 1। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल होते हैं? केवल 1 कॉइल होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण। आउटपुट का वोल्टेज अधिक होगा तो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आउटपुट का वोल्टेज अधिक होगा तो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आउटपुट का वोल्टेज अधिक होगा तो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आउटपुट का वोल्टेज कम होगा तो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज का आउटपुट अधिक होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आउटपुट का वोल्टेज अगर कम होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% होता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लॉस होता है शून्य। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% होता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लॉस शून्य होता है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो उसमें लॉस होगा 0। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो उसमें लॉस होगा 0। यदि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज समान हो तो ट्रांसफार्मर होगा आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। यदि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज समान हो तो ट्रांसफार्मर होगा आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर युक्ति है स्थैतिक या गतिशील। तो कैसा युक्ति है ट्रांसफार्मर, कैसा युक्ति है स्थैतिक। ट्रांसफार्मर युक्ति है स्थैतिक या गतिशील, तो स्थैतिक। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा या चुंबकीय बल रेखाओं के समूह के द्वारा। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के समूह के द्वारा। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली जुड़े होते हैं चुंबकीय परिपथ के द्वारा या मैग्नेटिकली। चुंबकीय ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल के बीच धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए प्रतिरोध अनंत होता है। ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल के बीच धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज होता है या नहीं? नहीं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज होता है या नहीं? तो नहीं होता है। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होता है बराबर। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होता है बराबर। ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन करता है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें ताप नियत नहीं रहता है। ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन करता है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें ताप नियत नहीं रहता है। वोल्टेज और धारा में परिवर्तन से ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करता है शक्ति को। वोल्टेज और धारा में परिवर्तन से ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करता है शक्ति को। ट्रांसफार्मर एसी के शक्ति और आवृत्ति को बदलता है या नहीं? तो नहीं। ट्रांसफार्मर एसी के शक्ति और आवृत्ति को बदलता है या नहीं? नहीं बदलता है। अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दिया जाए तो वाइंडिंग जल जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दिया जाए तो वाइंडिंग क्या होगा? जल जाएगा। ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर डिपेंड करता है करंट पर। ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर डिपेंड करता है करंट पर। अगर करंट लैग करता है तो पावर फैक्टर लैग करेगा, क्योंकि पावर फैक्टर करंट पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर करंट लैग करता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? लैग करेगा। अगर करंट लीड करता है तो पावर फैक्टर लीड करेगा। अगर करंट लीड करता है तो पावर फैक्टर लीड करेगा। क्रोड बना होता है सिलिकॉन स्टील का। क्रोड बना होता है सिलिकॉन स्टील का। चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है रिलक्टेंस होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है रिलक्टेंस होता है। सिलिकॉन स्टील का रिलक्टेंस होता है कम। सिलिकॉन स्टील का रिलक्टेंस होता है कम। क्रोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है क्योंकि उसका रिलक्टेंस कम होता है। क्रोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है क्योंकि उसका रिलक्टेंस कम होता है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है क्रोड पर। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है क्रोड पर। क्रोड का चुंबकशीलता होता है उच्च। क्रोड का चुंबकशीलता होता है उच्च। क्रोड का चुंबकशीलता होता है उच्च। क्रोड बना होता है परतदार सिलिकॉन इस्पात का। क्रोड बना होता है परतदार सिलिकॉन इस्पात का। क्रोड का चुंबकशीलता उच्च होता है
जिसके कारण से ईडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति होता है कम। क्रोड का चुंबकशीलता उच्च होता है जिसके कारण से एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति कम होता है। क्रोड का प्रतिष्ठंभ होता है कम। क्रोड का प्रतिष्ठंभ होता है कम। चुंबकशीलता उच्च होगा तो प्रतिष्ठंभ होगा निम्न। चुंबकशीलता उच्च होगा तो प्रतिष्ठंभ निम्न होगा। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल जुड़ा होता है सप्लाई से। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल जुड़ा होता है सप्लाई से। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल जुड़ा होता है सप्लाई से। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल जुड़ा होता है लोड से। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल जुड़ा होता है लोड से। ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली बना होता है तांबे का। ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली बना होता है तांबे का। ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली बना होता है तांबे का। ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली बना होता है तांबे का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज होता है अधिक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज होता है अधिक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज होता है कम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज अधिक होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज होता है कम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज होगा अधिक। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज होगा अधिक। एक्सप्लोजन वेंट का काम है आपातकालीन स्थिति में डायफ्राम को फाड़कर गैस को बाहर निकालना। एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है आपातकालीन स्थिति में डायफ्राम को फाड़कर गैस को बाहर निकालना। ट्रांसफार्मर में मुख्य तेल टैंक के ऊपर लगा होता है कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर में मुख्य तेल टैंक के ऊपर लगा होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में भरा होता है आधे स्तर तक तेल। कंजर्वेटर में भरा होता है आधे स्तर तक तेल। कंजर्वेटर का मुख्य कार्य क्या है? टैंक में तेल की स्तर को बनाए रखना। कंजर्वेटर का मुख्य कार्य क्या है? टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। कंजर्वेटर तेल का तापमान बढ़ने से उनके आयतन में होने वाली फैलाव को स्थान देता है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सपेंशन टैंक। कंजर्वेटर तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देता है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सपेंशन टैंक। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में पैदा होने वाली ऊष्मा के कारण तेल का तापमान परिवर्तित होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में पैदा होने वाली ऊष्मा के कारण तेल का तापमान परिवर्तित होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो दोष ढूंढता है वुखोल्ज रिले। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो दोष ढूंढता है वुखोल्ज रिले। ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर देता है वुखोल्ज रिले। ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर देता है वुखोल्ज रिले।
वुखोल्ज रिले का मुख्य उद्देश्य होता है ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करना। वुखोल्ज रिले का मुख्य उद्देश्य होता है ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करना। वुखोल्ज रिले कैसा सर्किट ब्रेकर है? स्वचालित। वुखोल्ज रिले कैसा सर्किट ब्रेकर है? स्वचालित। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप पर लगा होता है। वुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप में लगा होता है। वुखोल्ज रिले वुखोल्ज रिले में फ्लैट एवं मरकरी स्विच की संख्या होती है 2। वुखोल्ज रिले में फ्लैट एवं मरकरी स्विच की संख्या होती है 2। वुखोल्ज रिले एक धारा प्रचालित युक्ति है या नहीं? तो नहीं है। वुखोल्ज रिले एक धारा प्रचालित युक्ति है या नहीं? तो क्या होगा? नहीं है। वुखोल्ज रिले एक धारा प्रचालित युक्ति नहीं है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में भरा होता है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में भरा होता है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर में क्रोड तथा उस पर लपेटे हुए वाइंडिंग डूबी होती है। मेन टैंक में ट्रांसफार्मर में क्रोड तथा उस पर लपेटी हुई वाइंडिंग डूबी होती है। मेन टैंक में जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की हवा से होता है। यह प्रक्रिया है श्वसन लेना या फिर ब्रीदिंग। जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर की रिक्त हुए स्थान के पूर्ति वायुमंडल की हवा से होता है। यह क्रिया है श्वास लेना या ब्रीदिंग। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में भरा जाता है कैल्शियम क्लोराइड तथा सिलिकॉन जेल, जो नमी को सोख लेता है। कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तथा उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में भरा होता है कैल्शियम क्लोराइड तथा सिलिका जेल। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग होता है नीला। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग होता है नीला। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग होता है बैंगनी। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग होता है बैंगनी। जब नमी सोख लिया जाता है तब सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? बैंगनी। ट्रांसफार्मर में प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट को। ट्रांसफार्मर में प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं एक्सप्लोजन टैंक को। ट्रांसफार्मर में प्रेशर रिलीज वाल्व किसको कहते हैं? एक्सप्लोजन वेंट को। ट्रांसफार्मर तेल में गैस का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट का डैश टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है, तो डायफ्राम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के तेल में गैस का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट का डैश टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है, तो क्या टूट जाता है? डायफ्राम। ट्रांसफार्मर में होने वाले क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन तथा शीतलन के रूप में प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन तथा शीतलन के रूप में प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर तेल। अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के गुण होते हैं
अचालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के गुण होते हैं: अचालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। ठीक है, ये अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के गुण होते हैं। क्या क्या? अचालकता, विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। जिसके विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, जिसका विशिष्ट ऊष्मा उच्च होता है, अधिक ऊष्मा लेकर कम गर्म होता है। जिसका विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, वह अधिक ऊष्मा लेकर कम गर्म होता है। ट्रांसफार्मर के तेल के दो प्रकार हैं: मिनरल ऑयल तथा सिंथेटिक ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल के दो प्रकार हैं: मिनरल ऑयल तथा सिंथेटिक ऑयल। मिनरल ऑयल खनिज तेल प्राप्त होता है पेट्रोलियम के शोधन से। खनिज तेल या मिनरल ऑयल प्राप्त होता है पेट्रोलियम के शोधन से। सिंथेटिक तेल प्राप्त होता है सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। सिंथेटिक तेल क्या है? सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। ट्रांसफार्मर तेल के प्रवैद्युत सामर्थ्य होता है 30 किलो वोल्ट। ट्रांसफार्मर तेल के प्रवैद्युत सामर्थ्य होता है 30 केवी। ट्रांसफार्मर तेल के प्रवैद्युत सामर्थ्य होता है 30 केवी। ट्रांसफार्मर में बुशिंग का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर से बाहर जाने वाले तार को ढकने के लिए। ट्रांसफार्मर में बुशिंग का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर से बाहर जाने वाले तार को ढकने के लिए। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई होती है अधिक। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई होती है अधिक। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई होती है कम। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बुशिंग की लंबाई होती है कम। ट्रांसफार्मर में बुशिंग की लंबाई किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में बुशिंग की लंबाई किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में बुश बना होता है पोर्सिलीन का। ट्रांसफार्मर में बुश बना होता है। ट्रांसफार्मर में बुश बना होता है पोर्सिलीन का। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार: ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एवं अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार कौन कौन से? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है, वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में होता है, वोल्टेज घटता है और करंट बढ़ता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? वोल्टेज घटेगा, करंट बढ़ेगा। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होगा। ठीक है, द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का फॉर्मूला होता है K=NS/NP। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का फॉर्मूला होता है K=NS/NP, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बटे प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या में क्या संबंध होता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा? कम होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा? अधिक होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या में क्या संबंध होता है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग से। स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्टेप डाउन में क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग अधिक होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से कम। अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से कम। स्टेप अप यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से अधिक। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से अधिक। वह ट्रांसफार्मर जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। उच्च स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है। स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या कम होती है। यानी कि द्वितीयक स्टेप डाउन में क्या होगा? द्वितीय में कम होगा, प्राथमिक में क्या होगा? अधिक होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से अधिक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से अधिक। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से कम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है 1 से कम। क्रोड के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार कौन कौन सा है? क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग होता है केवल एक। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग होता है केवल एक। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के दो स्टम्पिंग के दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार किया जाता है? क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के दो स्टम्पिंग के दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार की जाती है? क्रोड प्रकार ट्रांसफार्मर। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? स्टेप डाउन के रूप में। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस
हम लोग किस रूप में करते हैं? स्टेप डाउन। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? स्टेप डाउन। और सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर हम लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं? स्टेप अप और डाउन दोनों में। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर का सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर की तुलना में लीकेज अधिक होता है। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर का सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में लीकेज अधिक होता है। क्रोड ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रायः स्टेप डाउन के रूप में क्यों होता है? क्योंकि दूरी अधिक होने के कारण लीकेज कम होता है। लीकेज अधिक होता है। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रायः स्टेप डाउन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि दूरी अधिक होने के कारण लीकेज अधिक होता है। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर को क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर की तुलना में लीकेज होता है कम। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर का क्रोड प्रकार की ट्रांसफार्मर की तुलना में लीकेज होता है कम। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई तथा एल आकृति के स्टैंपिंग का प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। किस प्रकार की ट्रांसफार्मर में ई तथा एल आकृति के स्टैंपिंग प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है? सेल प्रकार ट्रांसफार्मर। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडलिक स्थापित होता है क्रोड के मध्य भुजा पर। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित होता है क्रोड के मध्य भुजा पर। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होता है 2। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ होता है 2। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में दो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज होता है बहुत कम। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले कितना गुना होता है? 2 गुना। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले कितने गुना होती है? 2। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर में क्रोड का आकार होता है बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्रोड का आकार होता है बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज होता है न्यूनतम। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज होता है न्यूनतम। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर की मध्य भुजा का आकार होता है बेलनाकार। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर की भुजा का आकार होता है बेलनाकार। बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर का दक्षता होता है अधिक क्योंकि लीकेज न्यूनतम है। बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि लीकेज न्यूनतम है। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का दो प्रकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ट्रिपल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट पर कार्य करता है? 250 वोल्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट पर कार्य करता है? 250 वोल्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कार्य करता है एक फेज पर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कार्य करता है एक फेज पर। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर तथा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर दोनों में से कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर तथा
सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर दोनों कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर तथा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर दोनों कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यानी क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर तथा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग घरेलू वस्तुओं में किया जाता है। स्टेबलाइजर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन्वर्टर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग घरेलू वस्तुओं में किया जाता है। स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग घरेलू वस्तुओं में स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कितने फेज होते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कितने फेज होते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग कितने वोल्ट के लिए किया जाता है? 250 वोल्ट से अधिक। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग कितने वोल्ट के लिए किया जाता है? 250 वोल्ट से अधिक। किस ट्रांसफार्मर में सेल प्रकार के क्रोड पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लिपटी होती है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। किस ट्रांसफार्मर में सेल प्रकार के क्रोड पर उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी जाती है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक। थ्री फेज कनेक्शन के दो प्रकार होते हैं, स्टार तथा डेल्टा। थ्री फेज कनेक्शन के दो प्रकार होते हैं, स्टार तथा डेल्टा। न्यूट्रल में धारा का मान होता है 0। न्यूट्रल में धारा का मान होता है 0। न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है सर्किट को पूरा करने के लिए। न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है सर्किट को पूरा करने के लिए। अर्थ तार का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए। अर्थ तार का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटर तार की सुरक्षा के लिए। न्यूट्रल तार में विद्युत धारा के प्रवाह होते हैं 0। न्यूट्रल तार में विद्युत धारा की प्रवाह होती है 0। छोटे और उच्च वोल्टता के ट्रांसफार्मर में सबसे उपयुक्त संयोजन होता है स्टार स्टार संयोजन। छोटे और उच्च वोल्टता के ट्रांसफार्मर में सबसे उपयुक्त संयोजन होता है स्टार स्टार संयोजन। स्टार स्टार संयोजन में कुंडलनों में विद्युत रोधन को कितने प्रतिशत वोल्टेज सहन करना पड़ता है? 57.75%। स्टार स्टार संयोजन में कुंडलनों में विद्युत रोधन को कितने प्रतिशत वोल्टेज सहन करना पड़ता है? 57.75%। बड़े और निम्न वोल्टता के ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त है डेल्टा डेल्टा संयोजन। बड़े और निम्न वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त है स्टार डेल्टा संयोजन। डेल्टा डेल्टा संयोजन वाले ट्रांसफार्मर में एक कुंडली में दोष होने पर भी ट्रांसफार्मर के कितने प्रतिशत लोड पर खुला डेल्टा संयोजन में परिचालित किया जा सकता है? 57.75%। डेल्टा डेल्टा संयोजन वाले ट्रांसफार्मर में एक कुंडली में दोष होने पर भी ट्रांसफार्मर को कितने प्रतिशत लोड पर खुला डेल्टा संयोजन में परिचालित किया जा सकता है? 57.75%। स्टार डेल्टा संयोजन किस ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है? शक्ति ट्रांसफार्मर में। स्टार डेल्टा संयोजन किस ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है? शक्ति ट्रांसफार्मर। शक्ति ट्रांसफार्मर कहाँ पर होता है? जनरेटिंग स्टेशन के पास। शक्ति ट्रांसफार्मर कहाँ पर होता है? जनरेटिंग स्टेशन के पास। स्टार डेल्टा संयोजन किस ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है? शक्ति ट्रांसफार्मर में।
डेल्टा स्टार संयोजन उपयोग किया जाता है। वोल्टता को उच्च करने के लिए डेल्टा स्टार संयोजन उपयोग किया जाता है। वोल्टता को उच्च करने के लिए कौन सा संयोजन निम्न वोल्टता वितरण के लिए जहां चौथे न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है बहुत उपयोगी है? डेल्टा स्टार संयोजन। कौन सा संयोजन निम्न वोल्टता वितरण के लिए जहां चौथी न्यूट्रल तार की आवश्यकता पड़ती है बहुत उपयोगी है? स्टार डेल्टा संयोजन। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टता को उच्च करने के लिए किया जाता है? डेल्टा स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टता को उच्च करने के लिए किया जाता है? डेल्टा स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होती है? केवल एक। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होती है? केवल एक। ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कार्य करता है। एक ही वाइंडिंग प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों की तरह कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कार्य करता है। एक ही वाइंडिंग प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों की तरह कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा कुछ अंश को द्वितीयक की भांति प्रयोग किया जाता है तब यह ट्रांसफार्मर व्यवहार करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर में यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति, पूरा वाइंडिंग प्राथमिक की भांति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति, पूरा वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति और उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति प्रयोग करते हैं तब यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वः प्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वः प्रेरण। ऑटो ट्रांसफार्मर में यदि पूरी वाइंडिंग द्वितीयक वाइंडिंग के भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करते हैं तब यह ट्रांसफार्मर व्यवहार करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह। ऑटो ट्रांसफार्मर में पूरी वाइंडिंग द्वितीयक की भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करते हैं तब यह ट्रांसफार्मर व्यवहार करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, रेगुलेटर में, ऑटोमोबाइल में, बूस्टर या एसी फीडर की वोल्टता बढ़ाने में। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, रेगुलेटर में, ऑटोमोबाइल में, बूस्टर या एसी फीडर की वोल्टता बढ़ाने में। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग रेगुलेटर में करते हैं वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग रेगुलेटर में करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में।